मॉर्निंग। कल हमने पढ़ा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और ये मैं आपको बता दूं कि जो जेनेटिक्स है ये क्लास 12th के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है, और इसके साथ में आपको नीट के एग्ज़ाम में इसके ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस आते हैं। तो 20 क्वेश्चन का मतलब आप समझते हो, एक क्वेश्चन का वेटेज 4 मार्क्स होता है, तो ऑलमोस्ट 80 मार्क्स की आपकी जेनेटिक्स आती है। तो चाहे CBSE ने आपका क्लास 12th का सिलेबस कम कर दिया है ये कोविड के चक्कर में, लेकिन जो आप नीट का एग्ज़ाम क्रैक करने की सोच रहे हैं तो वहाँ पे आपका सिलेबस कम नहीं होगा। इसलिए बेहतर ये है कि आप सब सारे टॉपिक पढ़ो, और जब आपका बोर्ड का एग्ज़ाम होगा तो जो CBSE ने डिलीट कर दिया है उसको आप छोड़ देना टाइमिंग, और वो टॉपिक अच्छे से रिवाइज करना, और फिर अगेन बैक टू स्क्वायर, फिर से आपको पूरा सिलेबस रिवाइज करना है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं तुम्हें सारे पूरे जेनेटिक्स के हर टॉपिक के छोटे छोटे वीडियो तैयार करके समझाऊंगी, और मुझे उम्मीद है कि तुम्हें समझ में आएगा। और मैं उन सब लोगों को थैंक यू कहना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे पहले वाले वीडियो को पसंद किया और उसको समझा। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करते हैं मेंडल के लॉज। मेंडल ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे। मेंडल ने करा मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मेंडल ने करा डाईहाइब्रिड क्रॉस, मेंडल ने करा टेस्ट क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस, तो बहुत सारे क्रॉस मेंडल ने करे। और क्रॉस करने के बाद मेंडल ने अपने जो टेस्ट थे क्रॉस के, उसको किसकी फॉर्म में, एक प्रिंसिपल की फॉर्म में, क्योंकि हर बार उसका रिजल्ट क्या आया, एक ही आया, तो उसने अपनी जो टेस्ट की फाइंडिंग थी उसको किस फॉर्म में दिया, एज अ लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के लॉज बना दिए उसने, प्रिंसिपल बना दिए, जो कि हम आज तक फॉलो करते हैं। हम जब भी जेनेटिक्स पढ़ते हैं तो मेंडल के बिना हम जेनेटिक्स पढ़ नहीं सकते। तो आपका मेंडल का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, दैट इज लॉ ऑफ प्रिंसिपल, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। प्रिंसिपल ऑफ dominance. Dominance word has been derived from dominant. अब जब मेंडल के आपने एक्सपेरिमेंट करे कि प्लांट with a tall height when cross with a plant having short height, both homozygous parents, F1 hybrid were all, if you see, this shows only one trait, that is tall, and their genotype is what, heterozygous. Their genotype is heterozygous, but they were all tall phenotypically. Now here one question arises, that this plant has a genotype heterozygous, इसके पास दोनों एलील प्रेजेंट हैं, वन इज कैपिटल T और दूसरा एलील है आपका स्मॉल t। कैपिटल T का एक्सप्रेशन है टॉल और स्मॉल t का एक्सप्रेशन है ड्वार्फ या शॉर्ट, लेकिन प्लांट यहाँ पर कैसा फिनोटाइप बता रहा है, टॉल। इसका मतलब इन दोनों फैक्टर में से सिर्फ कैपिटल T ने ही अपने को क्या करा, एक्सप्रेस किया, और स्मॉल t ने अपने को एक्सप्रेस नहीं किया। तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो फैक्टर अपने को एक्सप्रेस करेगा उस फैक्टर को हम क्या कहेंगे, डोमिनेंट फैक्टर।
ये कौन सा फैक्टर है? डोमिनेंट फैक्टर है। और जिसने अपने को एक्सप्रेस नहीं करा उस फैक्टर को हम क्या कहेंगे? रिसेसिव फैक्टर। ये रिसेसिव फैक्टर है। रिसेसिव, the one which cannot express itself under hybrid or heterozygous condition. Dominant is the one which can express itself under heterozygous condition. And the expression of dominant is called dominance. डोमिनेंट के एक्सप्रेशन को हम कहते हैं डोमिनेंस। तो ये मेंडल का फर्स्ट रूल है कि आउट ऑफ टू फैक्टर ओनली वन एक्सप्रेस इटसेल्फ इज व्हाट इज कॉल्ड डोमिनेंट फैक्टर। एंड these hybrids are not only produced in F1 generation, hybrids are produced both in F1 and F2 generation. जैसा कि हमने अपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस वाले एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था कि आपके जब हम प्योर प्लांट का क्रॉस कराते हैं तो आपको क्या मिले? ये F1 हाइब्रिड। और जब हमने इसमें सेल्फ पॉलिनेशन किया तो आपको 3 टाइप के जीनोटाइप मिले। ठीक है, तो दिस इज विच जनरेशन? F2 एंड दिस इज F1 जनरेशन। तो हाइब्रिड आपको F1 और F2 दोनों जनरेशन में मिलते हैं। और जब भी हाइब्रिड कंडीशन होगी इसको हम कहते हैं व्हाट? only one factor would be available, और इसको आप कहेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस का। ये इसका पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है कि जो ट्रेड्स हैं दे आर फाउंड इन अ डिस्क्रीट पैटर्न। फैक्टर और द ट्रेड are found in a discrete pattern, that means not continuation. यहाँ पे देखो कि हमने ये देखो ये प्लांट क्या है आपका? शॉर्ट प्लांट है, लेकिन ये जो शॉर्टनेस है ये F1 जनरेशन में हमें नहीं दिखाई दी, लेकिन F2 में हमें ये ड्रॉपनेस या शॉर्टनेस दिखाई दी। सो दिस इज व्हाट द फैक्टर्स दे आर फाउंड इन विच पैटर्न? द डिस्क्रीट पैटर्न। और फैक्टर्स हमेशा किस फॉर्म में मिलते हैं? पेयर की फॉर्म में मिलते हैं। फैक्टर्स आर ऑल्सो फाउंड इन द फॉर्म ऑफ पेयर। Factors are found in discrete pattern, and the factor which express itself is a dominant factor, and its expression is dominance. And such phenomena we can see in F1 as well as F2. तो ये तो मैंने आपको बताया कौन सा प्रिंसिपल मेंडल का? डोमिनेंस, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। फाइन। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ एक, और ये जो मेंडल का प्रिंसिपल हमने पढ़ा दिस इज नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल। ये सब जगह एप्लीकेबल नहीं है, हालांकि हम इसको आज भी पढ़ते हैं, लेकिन ये एप्लीकेबल नहीं है सब हर केसेस में। इसके हम एग्जाम्पल आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ पे डोमिनेंस फॉलो नहीं होती। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत जल्दी मैं आपको बताऊंगी, और बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल हैं, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। अब मैं आपको मेंडल का एक ऐसा प्रिंसिपल बताती हूँ जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, जो हर एक्सपेरिमेंट में हर जगह आपका जो ये एक्सपेरिमेंट है वो क्या है? Experiment as well as principle is in all experiment this principle is applicable, and this is called principle of purity of gametes. Purity of gametes, or this is also known as law of segregation. Segregation means separation. What is the segregation?
or separation. Segregation, this is the law of purity of gametes or law of segregation or separation. अब भाई ये purity of gametes क्या है? अब आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ पहले. सपोज आप दो बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, फ्रेंड नंबर ए और फ्रेंड नंबर बी. और जो ये फ्रेंड ए है इसके हमेशा 90% मार्क्स आते हैं और इस फ्रेंड के हमेशा 10% मार्क्स आते हैं, बट दे आर वेरी क्लोज फ्रेंड. और पूरे 11th क्लास में ये दोनों बच्चे 1 ईयर तक एक साथ पढ़ते थे क्योंकि ये बहुत अच्छे फ्रेंड थे. लेकिन कभी भी इस बच्चे ने बी को देख के पढ़ाई करनी नहीं छोड़ी. उसने अपना जो नेचर है उसको कभी बदला नहीं. और ऐसे ही इस बच्चे ने करा, इसने भी कभी अपना नेचर नहीं बदला. अब आए आपके एग्जाम तो ये बच्चा तो नेचुरली 90% वाला था, पास हो गया. तो क्या हुआ कि इसने अपने जब एग्जाम हुए तो ये बच्चा क्या है अलग हो गया और इसने अपने ए ने अपने और बहुत सारे फ्रेंड बना लिए, लेकिन अब इसका ग्रुप सेपरेट हो गया. ऐसे ही ये बी वाला जो बच्चा है इसने बहुत सारे अपने ऐसे फ्रेंड बना लिए जो नहीं पढ़ने वाले थे. तो एक्चुअली क्या हुआ, they were together for 1 complete year but there was no blending of the character. दोनों का कैरेक्टर कभी ब्लेंड नहीं हुआ. सीक सेम रूल हमारे नेचर में भी होता है और इसको बहुत पहले किसने प्रूफ कर दिया, मेंडल ने. देखो वो साइंटिस्ट नहीं था फिर भी, और उसके वर्क को उसकी डेथ के बहुत साल के बाद लोगों ने पहचाना क्योंकि उसने वो इतना होशियार था, इतना ब्रेनी था कि उसने उस जमाने में मैथमेटिक्स को किससे कोरिलेट करा, बायोलॉजी से. ठीक है. अच्छा, अब हम एक्सपेरिमेंट देखते हैं. आप कोई भी कैरेक्टर ले सकते हैं अपनी पसंद का. फॉर एग्जाम्पल आपने ले लिया क्या, कलर ऑफ फ्लावर. ठीक है. कलर ऑफ फ्लावर अगर मैंने ट्रेट ले लिया, ये सॉरी दिस इज कैरेक्टर, दिस इज कलर ऑफ फ्लावर. कलर ऑफ फ्लावर से फॉर एग्जाम्पल आई हैव टेकन अ कैरेक्टर. अब इसके दो वेरिएबल्स हैं, एक पर्पल कलर एंड सेकेंड वेरिएबल इज व्हाइट कलर. फाइन, 2 वेरिएबल्स. अब इनमें देयर इज क्रॉस पॉलिनेशन as it happens in normal cases like we have studied earlier also. So the plant produce will be all heterozygous and heterozygous but the phenotype is dominant. अब आपने इसको क्या कहा, F1 हाइब्रिड. अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बहुत स्पेसिफाई करना चाहती हूँ कि ये भी प्लांट है पर्पल कलर का, ये भी प्लांट है इसमें पर्पल फ्लावर है. ये है होमोजाइगस, ये है हेटेरोजाइगस. तो जो आपके इंडिविजुअल हैं ये 2 तरीके के हो सकते हैं. दे कैन बी होमोजाइगस और दे कैन बी हाइब्रिड. हाइब्रिड का मतलब क्या है, ये हेटेरोजाइगस है. ठीक है. अब जब हमने इन दोनों में क्या कराया, सेल्फ पॉलिनेशन. तो पॉलिनेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और पॉलिनेशन के लिए पहले क्या होगा, पोलन ग्रेन बनेंगे और पोलन ग्रेन बनने के लिए इसको हैप्लॉइड होना पड़ेगा और ये 2 तरीके के इसने पोलन ग्रेन बना दिए. और इस प्लांट ने भी 2 तरीके की एग सेल बना दी. देयर आर 2 वेरिएबल्स, कैपिटल P
एंड स्मॉल p। ठीक है, अब these two, ये जो कैपिटल P स्मॉल p, ये मेल गैमीट हैं, ये फीमेल गैमीट्स हैं। व्हाट आर these गैमीट्स? अब आप गैमीट्स में और इंडिविजुअल में डिफरेंशिएट करो। गैमीट्स क्या है? गैमीट्स आर हैप्लॉइड, दे आर ऑलवेज हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, इनके पास क्रोमोसोम का एक सेट है। इसी वजह से गैमेट क्या होगा? हमेशा प्योर होगा, क्योंकि गैमेट में क्या है? क्रोमोसोम का एक सेट, वन। लेकिन जो इंडिविजुअल हैं दे आर डिप्लॉयड, सो दैट इज व्हाई दे कैन बी होमोजाइगस और दे कैन बी हाइब्रिड। जरूरी नहीं है कि इंडिविजुअल प्योर हों, इंडिविजुअल के पास दोनों कंडीशन होती है, लेकिन जो गैमीट्स हैं वो हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड होने की वजह से गैमेट हमेशा क्या होंगे? प्योर होंगे। ये मेंडल ने पहली बार कहा कि दैट इज व्हाई दिस रूल, दिस प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। Gametes are always pure for their trait. Okay. Now, when these gametes are going to fertilized, so again I will make a small unit square. One side we take male, other side we take female. Our males are always taken, as you know, horizontal line, and females always on vertical lines. So the pollen grains are of two kind, and pollen grains are of two kind, and so as the egg cell is of two kind. Now there are two variables. This is a Punnett square that shows the maximum probability, and every time if there is there are two variables, there are 50% chances that the dominant factor is going to combine with the dominant only, because of the variability in the ploidy of gametes. Gametes की ploidy में वेरिएशन होने की वजह से, और वेरिएशन क्या है? एक के पास में डोमिनेंट एलील है और दूसरे के पास कौन सा एलील है? रिसेसिव एलील है। तो ये क्या है? वेरिएशन है। तो if capital P is going to fuse with the capital P, plant produce will be dominant homozygous, or this is dominant heterozygous, dominant, this is homozygous recessive. Now if I look for the ratio of genotype की अगर मैं रेशियो देखूं तो हमें प्लांट क्या मिले? होमोजाइगस डोमिनेंट इज टू हेट्रोजाइगस डोमिनेंट इज टू होमोजाइगस रिसेसिव. Presence of these two plant explain what? क्या एक्सप्लेन करता है? यहाँ पे हमें होमोजाइगस प्लांट क्यों मिले? What does it express? It express क्या होमोजाइगस प्लांट क्यों मिले? देखो इनके पेरेंट्स क्या हैं? हेट्रोजाइगस हैं, लेकिन फिर भी आपको कैसे प्लांट मिल रहे हैं? होमोजाइगस. इसका मतलब ये है कि जब गैमेट की फॉर्मेशन हुई तो गैमेट क्या हुए? आपस में अलग हो गए, सेग्रीगेट हो गए. तो मेंडल ने कहा कि factors are present in pairs, but at the time of gamete formation they segregate, and this segregation can be proved. इसको हम प्रूव कर सकते हैं. कैसे? that 25% plants आपके प्योर होमोजाइगस डोमिनेंट हैं, and 25% प्लांट आपके
प्योर होमोजाइगस रिसेसिव हैं। ठीक है, सो ये दोनों आपको क्या बताते हैं? सेग्रीगेशन। ठीक है, और ये जो रेशो है हमारी 1:2:1। अब मेरा एक और क्वेश्चन है कि हमें ये हाइब्रिड प्लांट क्यों मिला? अगर मैं कहूँ कि सेग्रीगेशन हुआ है, मैं एक बार बोल रही हूँ आपको बार बार कि गैमेट अलग हो गए, अलग हो गए, अलग हो गए, सेग्रीगेशन हो गया, तो मुझे सारे प्लांट या तो प्योर होमोजाइगस डोमिनेंट मिलने चाहिए थे या सारे होमोजाइगस रिसेसिव मिलने चाहिए थे, लेकिन मुझे तो प्लांट यहाँ पर ऐसे भी मिल रहे हैं। इसका क्या एक्सप्लेनेशन है? हाइब्रिड प्लांट हमें क्यों मिल रहे हैं? उसका एक रीजन है कि फर्टिलाइजेशन कौन सी प्रोसेस है? एक रैंडम प्रोसेस है एंड इट डिपेंड्स अपॉन वेरिएबिलिटी, कितने हमारे टाइप के गैमेट्स हैं। अगर हमारे 2 टाइप के गैमेट्स हैं, 2 वेरिएबल है हमारे पास में, तो इसकी फर्टिलाइजेशन के सेम गैमेट से फर्टिलाइज होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 50% है, और 50% ये दूसरे वेरिएबल से फर्टिलाइज कर सकता है, तो 50% इससे फर्टिलाइज कर सकता है। तो जो हमें हाइब्रिड प्लांट मिल रहे हैं इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि फर्टिलाइजेशन कौन सी प्रोसेस है? रैंडम प्रोसेस है। फिर से मैं बताऊंगी कि 1:2:1 रेशो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्सप्लेन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। रीजन कि 25% प्लांट आपको कैसे मिले? होमोजाइगस डोमिनेंट, और 25% प्लांट आपको मिले होमोजाइगस रिसेसिव। ठीक है, अगर सेग्रीगेशन नहीं होता तो प्योर प्लांट हमको नहीं मिलते। किसके क्रॉस करने पर? हाइब्रिड प्लांट के। लेकिन हमें हाइब्रिड भी मिलते हैं, वो डिपेंड करता है हमारी वेरिएबिलिटी ऑफ गैमेट्स के ऊपर। मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ में आया होगा, और आगे भी मैं आपको इसी तरह से छोटे छोटे वीडियो देती रहूँगी। थैंक यू।